उनके सारे स्टूडियो में क्लास लगा रहा है तो थोड़ा बहुत लेट हो जा रहा है, ठीक है ना। चलिए गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए आज बिना ज़्यादा बात किए हुए सीधे क्लास पे आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एक चीज़ लिख दीजिए, पिछले क्लास के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि पिछली क्लास आपको कैसा लगा, उसके बाद हम धीरे आराम से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। नमस्ते सभी को मेरी तरफ से। हाँ, कल छुट्टी रहेगी, कल हो सकती है सारी क्लास बंद रहे, सर आपको इन्फॉर्म कर देंगे या कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो एक बार आपको सूचना जाएगी जरूर। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, कल प्रिंस सर ने सबको गाइड किया कि सर आप लोग एक डेट डिसाइड कीजिए जिसपे आप लोग ये बता पाएँ कि आप लोग अपना सिलेबस उस डेट पर ख़त्म कर देंगे। तो सारे चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर कितने दिनों में या कितने लेक्चर में ख़त्म होंगे, ये सारी चीज़ें लिख के प्रिंस सर को दे दी गई हैं। मैंने भी दे दिया है, आनंद सर ने दे दिया है, केमिस्ट्री वाले जो सर आए हैं उन्होंने भी बना के दे दिया है। और वो तो क्लास अपना कल से लेंगे या शायद आज से लेंगे, मुझे कुछ क्लियर नहीं है। और बाकी मैथ वाले क्लास सब सारे टीचर मिलके उन्होंने बना के प्रिंस सर को दे दिया है, बस उसको टाइप होके आपके ग्रुप में जाना बाकी है, ठीक है ना। सर लास्ट क्लास सब क्लियर है, सब कॉन्सेप्ट ठीक है। तो जैसे मैंने उसको समझाया था कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आंसर कैसे लिखना है, फिगर क्या बनाना है, इस बात को, ठीक है ना। तो आज हो सकता है ये आपकी आखिरी लेक्चर हो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए। लेकिन अगर कुछ चीज़ें बची रह गई जो कि मैं आपका जब वो पेपर एनालिसिस करूंगा, तो अगर कुछ एक दो वर्ड ऐसे होंगे जिसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े होंगे तो उसको एक लेक्चर और लेके हम आएंगे, ठीक है ना। तो 15 अक्टूबर तक मैंने डेट दिया है सर को कि मैं क्लास को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। और ऐसे ही लगभग 2-4 दिन के आसपास सभी टीचरों के डेट हैं, तो मान लो 2-4 दिन छुट्टियां जब बढ़ेंगी, दिवाली की या छठ की, ये सब चीज़ों की, दशहरे की, तो हो सकता है 1-2 दिन सबकी इधर उधर फ्लक्चुएट हो जाए क्लास, पर टाइम से खत्म हो जाएंगी, ठीक है ना। चलो अब बिना किसी देरी के क्लास को शुरू किया जाए। ठीक जी गुरु जी। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में, कोई बताएगा मुझे? जैव क्या था, कोई बताओ जरा। गोबर गैस या बायोगैस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, उसमें 3 गैस कौन कौन सी मुख्य थी? सर 4 घंटा 6 घंटा वाला पढ़ाई का स्ट्रेटजी बताइए। अगर तुमको हिचकी क्यों आ रही है, अगर तुमको पढ़ना होगा ना तो तुम खुद बैठ के पढ़ोगे, किसी के कहने से कोई मोटिवेट नहीं होता। जी हाँ, बायोगैस को पढ़ा गया था। जब तक तुम खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे तब तक तुम किसी के मोटिवेशन से खुद मोटिवेट नहीं हो सकते। एक दिन रहोगे मोटिवेट, 2 दिन में रहोगे, जब अपने अंदर से मोटिवेशन आएगा तुम्हारे अंदर तो तुम खुद मोटिवेट होकर उसको पढ़ोगे। कितने दिन खुद से भागोगे, एक दिन तो पढ़ना ही है। जिंदगी ने सिर्फ एक काम दिया है अभी, पढ़ाई, तो उसे भी ढंग से ना किया जाए तो जाहिर सी बात है वो गलती है आपकी। तो सबसे पहला काम है पढ़ना, बाकी तो जब शादी ब्याह होगा, बच्चे होंगे, जिम्मेदारियां आएंगी, परिवार संभालना पड़ेगा, तब कहाँ भागोगे, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी एक ही काम है। हाँ, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। सर जी क्लास नहीं लिए थे, ठीक है। आज की क्लास देखने के बाद बैकलॉग क्लियर करो और पीछे की क्लास को देखो, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, जिसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम करेंगे कीटनाशक के उपयोग में, बीटी फसल के निर्माण में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, मृत पौधों के अपघटन में, और ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और अनुसंधानों में या इंस्टीट्यूट में उसका हम उपयोग कहाँ करते हैं, जैसे न्यूरोस्पोरा एक कवक है उसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। मैथनोइक, मैथनोजन वो होते हैं जो वस्तुओं को, जीव जंतुओं के शरीर को या पौधों के शरीर को क्या करते हैं, सड़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। अपघटन में सहायता प्रदान करते हैं। सर आप मस्त पढ़ाते हैं जी, नहीं आपको अच्छे से समझ में आता है इसलिए आप बोल रहे हैं, ठीक है ना। चलो अब क्लास पे आते हैं। सर जी मेरा मोबाइल घर नहीं पे नहीं था, कोई बात नहीं, आज की क्लास देख लो, सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना। तो आज हम लोग जो सबसे पहला पढ़ेंगे किसके बारे में, सूक्ष्म जीवों के बारे में। उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, जैव नियंत्रण के रूप में, ठीक ना। जैव नियंत्रण कारक के रूप में, जैव नियंत्रण, एक मिनट पेन चेंज करना चाहिए आई थिंक मुझे। हाँ, जैव नियंत्रण कारक के रूप में, कारक के रूप में, ठीक है ना। सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ रहे हैं। अब कह रहा है कि इसमें सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आया भी है, 2 नंबर में पूछा है कि बीटी फसल के निर्माण में सूक्ष्म जीवों का उपयोग कैसा होता है। दिवाली तो नवंबर में है नहीं, 31 अक्टूबर को है, ठीक है ना, क्योंकि कल हम लोगों ने सारा संडे सारी छुट्टियां निकालने के बाद टाइम टेबल बनाया है, ऐसा नहीं है कि हवा में तीर चला दी गई है, ठीक है ना। ठीक है चलो सर, साउंड तेज कीजिए। अच्छा ठीक है, चलो बोलने की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। चलो सब लिखवा दीजिए, वो पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। क्लास कब कौन सी क्लास चलेगी, ठीक। तो हम लोग जो सबसे पहला पढ़ेंगे इसमें, उसमें पढ़ेंगे क्या, बीटी फसल के निर्माण में, बीटी क्रॉप, या इसी को हम लोग पूरा लिखते हैं बैसिलस, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। क्या लिखते हैं, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस नामक जीवाणु। ये एक बैक्टीरिया या जीवाणु है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, बीटी फसल या बीटी क्रॉप का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अभी थोड़ी देर कमेंट को छोड़ो और चुपचाप सुनो, ताकि सुनोगे तो आसानी से आधी चीजें वैसे भी याद हो जाएंगी। सर बायोगैस सिर्फ गोबर से ही मिलता है या बनता है, जी नहीं, ठीक है ना।
चलो ठीक है, अब आते हैं सीधे टॉपिक पे। अब कह रहा है कुल तो है मालूम कि बनता कैसे है। तो आप लोगों को मैंने 5 एंजाइम के बारे में बताया था। कौन कौन सा एंजाइम था? लाइसोजाइम, लिटिक और क्लोरेम्फेनिकॉल, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम और डीएनए लाइगेज। तो बीटी फसल बनता कैसे है उसको एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले कह रहा है कि बीटी फसल को निर्माण के लिए हम एक सूक्ष्म जीव को लेते हैं जो है बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस नामक जीवाणु। तो ये एक बैक्टीरिया है जिसको हम बोलते हैं बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, थ्यूरिनजेनेसिस, ठीक है ना। बैक्टीरिया का क्या नाम है? बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस बैक्टीरिया, या इसी को हम लोग क्या कहेंगे? जीवाणु। हम दोनों भाषाएं लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। चुपचाप सुनो, 5 मिनट के लिए अगले कमेंट करना छोड़ दो, क्योंकि अगर बीच में एक भी स्टेप मिस हुआ तो तुम्हें याद नहीं होगा, पूरी गारंटी है। तो अगर एक बार स्टेप बाय स्टेप इसको देख ले रहा हो तो एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा एकदम। बाकी 5 मिनट के लिए कमेंट को छोड़ दो, ठीक है ना। चलो सर, ये चैप्टर के 3 दिन तक चलेगा। जितना दिन चलेगा, चाहे 10 दिन लगे इस चैप्टर में, हालांकि लगना नहीं है, एक बात कह रहे हैं, पर खत्म तुम्हारा सिलेबस सारे टॉपिक पढ़ाने के बाद 15 अक्टूबर तक होगा, ठीक है ना। इस बात को पूरी तरीके से ध्यान रखो। तो सबसे पहले इसमें एक जीवाणु को लिया गया जिसका नाम है क्या? बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस। और जीवाणु के शरीर में उसका आनुवांशिक पदार्थ होता है, एक होता है न्यूक्लियाइड और एक होता है प्लाज्मिड। बाकी उसमें जो तरल पदार्थ वगैरह हैं वो सारी संरचनाएं वैसे हैं। अब बीटी फसल जिसका हमको बनाना होगा, मान लो मक्के के पौधे का हमको बीटी फसल बनाना है। क्या करना है? मक्के के पौधे का बीटी फसल बनाना है। तो हम उस पौधे को लेंगे, ठीक है ना। मक्के के पौधे को ले रहे हैं, मान लो ऐसे, मान लो समझाने के लिए बना ले रही है, ठीक है ना। मक्के के पौधे को ले रहे हैं और ऊपर तो ऐसे उसमें फूल खिले ही होते हैं। तो ये हो गया मान लो मक्के का पौधा, ठीक। ये हो गया क्या? मक्के का पौधा। और उसमें जड़ तो ऐसे ही निकले होते हैं, ऐसे रूपांतरित जड़ तो होता नहीं है। तो ये हो गया मक्का। क्या है ये? मक्का। अब हमको बनाना है क्या? एक बीटी फसल। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? एक जीवाणु। सर हिंदी में बता दीजिए, हिंदी में तो लिखा तो है, इसकी बात कर रहे हो तुम? हिंदी में लिख दें? इसको लिखते हैं बैसिलस, वो तो ऐसे भी अभी हम लिखते हैं, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। इसको हम लिखते हैं हिंदी में, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। चलो अभी खुश हो? तो कह रहा है सबसे पहला काम करेंगे, हम जीवाणु को लेंगे जिस जीवाणु का नाम है बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, और एक मक्के का पौधा लेंगे। मक्के के पौधे से हम क्या करेंगे? उसकी कोशिका को बाहर निकालेंगे। इससे क्या लेंगे? कोशिका को। मक्के के पौधे से क्या लेंगे? कोशिका। अब मक्के के पौधे की कोशिका है, तो पौधे की कोशिका का बाहरी आवरण क्या होता है? तो पौधे की कोशिका का बाहरी आवरण होता है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। तो इसका बाहरी आवरण क्या है? सेल वॉल, या इसी को हिंदी में हम लोग लिखेंगे क्या? कोशिका भित्ति। कमेंट को थोड़ी देर छोड़ दो, कमेंट करना बंद करो, नहीं तो अभी एकदम समझ में नहीं आएगा। और अगर इसको एक बार पढ़ लिए, सुन लिए, देख लिए तो मैं अच्छे से समझ में आएगा। तो पौधे की कोशिका कैसे निकालोगे? सबसे पहली चीज़ ये तो है, देखो पौधे की पत्ती लोगे, उसको जैसे घर पे होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, जिसमें मसाला कूटते हैं, कुटनी वगैरह जो भी कहते हो तुम लोग, उसमें घिस कर पूरा लेई की तरह उसको बना लिया जाता है। और लेई को फिर स्लाइड पर या कवर स्लिप पर, जब बायोलॉजी वाले लैब में जाओगे तो वो तुमको भुट्टा कहा जाता है, वो तुमको क्या होगा? उससे अलग कर लिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है ना, स्लाइड बनाते समय कोशिका। तो मक्के के पौधे को लेकर उसकी कोशिका को लिया गया, इस जीवाणु को लिया गया। और पौधे की कोशिका का बाहरी आवरण क्या होता है? सेल वॉल। और जीवाणु एक जंतु है, तो इसकी कोशिका का बाहरी आवरण जो होगा वो होगा सेल मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग लिखेंगे क्या? कोशिका कला। क्या कहेंगे? कोशिका कला। इतनी बात आप समझ गए। और इन्हीं दोनों की सहायता से अब हम बनाएंगे क्या? बीटी फसल। कैसे बना रहे? देखो सबसे पहले इस कोशिका में एक एंजाइम डालोगे जिसको कहोगे क्या? लाइसोजाइम। उस एंजाइम का नाम क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का कार्य क्या था? हमने पहले ही पढ़ाया था कि लाइसोजाइम कोशिका की कोशिका भित्ति को क्या करता है? नष्ट करता है। जिसके कारण होगा क्या? कोशिका के चारों तरफ जो कोशिका भित्ति थी वो सड़ गलकर क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। और शेष बचेगा कोशिका के बीच में उसका केंद्रक, जिसके अंदर होगा उसका क्या? डीएनए। तो कोशिका से कोशिका भित्ति को नष्ट करने के लिए जिस एंजाइम का उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं लाइसोजाइम। यहाँ तो कोशिका भित्ति नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग सीधे डालेंगे क्या? लिटिक एंजाइम। क्या डालेंगे यहाँ पर? सीधे सीधे हम लोग लिटिक एंजाइम, LYTIC, LYTIC यहाँ पर डालेंगे लिटिक एंजाइम। तो ये एक जंतु कोशिका है, तो जंतु कोशिका में जैसे ही लिटिक एंजाइम डालोगे पूरी कोशिका सड़ गल कर नष्ट हो जाएगी।
केवल बचेगा क्या, उसका आनुवांशिक पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड, और दूसरा बचेगा उसका आनुवांशिक पदार्थ जिसको हम लोग कहते हैं क्या, न्यूक्लियाइड। तो ये है न्यूक्लियाइड, ठीक। जब जीवाणु हम पढ़ाए थे शुरुआती दौर में तब इसको समझाए थे हम। और ये है क्या, प्लाज्मिड। ये क्या है, प्लाज्मिड, ठीक। यहां तक समझ में आ गया होगा, दोनों डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ये बात पूरी तरीके से समझ में आ गई होगा। अब इसमें डालेंगे हम लोग क्या, इसमें डालेंगे हम लोग लिटिक एंजाइम। क्या डालेंगे, लिटिक एंजाइम, लिटिक एंजाइम। इसमें क्या डाले, लिटिक एंजाइम। यहाँ पर तो डायरेक्ट डाल दिए थे क्योंकि सेल वाल नहीं था। तो जैसे ही लिटिक एंजाइम डालोगे तो हम अगले स्टेप पे अगला पेज ले रहे हैं। यहाँ पौधे वाले लाइन में क्या होगा, पौधे की कोशिका से कोशिका भित्ति अलग हो ही गई थी, सेल वाल भी अलग हो जाएगा और मिल जाएगा क्या, डीएनए। कौन सा, डबल स्ट्रैंड डीएनए। क्या मिल जाएगा, डीएनए। कौन सा, डीएस डीएनए, डबल स्ट्रैंड। और ये डीएनए किसका है, मक्के के पौधे का, ठीक। और दूसरे स्टेप में हमको इधर क्या मिला था, इधर मिला था एक प्लाज्मिड और दूसरा मिला था हमको, यहाँ पे चलो लिख लो एक बार, प्लाज्मिड और दूसरा मिला था यहाँ पर न्यूक्लियाइड। क्या मिला था, न्यूक्लियाइड, न्यूक्लियाइड, ठीक है ना। ये सब प्रयोगशाला में किया जाता है, ठीक। अब सब सर समझ में नहीं आया है, एक बार फिर से समझा दीजिए, ठीक। चलो सबसे पहले क्या करो, एकदम चुपचाप ध्यान से सुनो, कमेंट को छोड़ दो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, बीटी क्रॉप क्या होता है, ये सब चीजें बाद में हम समझा लेंगे, ठीक। अभी चुप रहो। कह रहा है कि एक मक्के का पौधा है जिससे कोशिका को अलग किए, कोशिका का बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होती है और उसको हम डाले लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम में, जिसके कारण कोशिका का सेल वाल या कोशिका भित्ति सड़गल कर नष्ट हो गया और कोशिका अलग हो गई। यही काम हम एक जीवाणु के शरीर में किए जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जिसके कारण इसमें केवल लिटिक एंजाइम डाला गया, पूरी कोशिका सड़गल कर नष्ट हो गई, केवल इसका आनुवांशिक पदार्थ क्या हो गया, बाहर आ गया। और फिर पौधे की कोशिका से डीएनए को प्राप्त करने के लिए उसमें डाला गया क्या, लिटिक एंजाइम, जिसके कारण पौधे की कोशिका का भी डीएनए क्या हो गया, हमें मिल गया। अब क्या किया गया, एक अगला एंजाइम उपयोग किया गया। इसमें जो एंजाइम डाला गया उसको कहा गया क्या, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। इसको क्या कहोगे, प्रतिबंधन, प्रतिबंधन इंडोन्यूक्लिएज, न्यूक्लिएज। ये भी एंजाइम है, जिस शब्द के अंत में ASE हो वो एक एंजाइम का नाम होगा। और सेम एंजाइम इसमें भी डालोगे, इसके नीचे भी क्या लिख ले रहे हैं हम लोग, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, इंडोन्यूक्लिएज। इसकी हिंदी यहाँ एक बार लिखी है तो हम दोबारा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। जिसके कारण क्या होगा, सॉरी यहाँ इंडो नहीं डालोगे, यहाँ पे डालोगे एक्सोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज। अब तो लिखना ही पड़ेगा, प्रतिबंधन, प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लिएज, एक्सोन्यूक्लिएज, प्रतिबंधन एक्सोन्यूक्लिएज। हम समझाए थे कि जब डीएनए को बीच से काटना होगा तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, और डीएनए को जब किनारे से काटना होगा तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज नामक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। अब होगा क्या, इसका जो डीएनए है ये वाला, ये छोटे छोटे खंडों में क्या होगा, ऐसे कट जाएगा, ऐसे क्या होगा, कट जाएगा। और डीएनए का एक छोटा खंड ये हो गया, और ये डीएनए भी क्या होगा, छोटे छोटे खंडों में क्या होगा, कट जाएगा। मान लो डीएनए का ये पहला खंड कटा और डीएनए का ये दूसरा खंड कटा, तो इसे हम लोग कहेंगे डीएनए के खंड। क्या कह रहे हैं, डीएनए के खंड। और ये भी क्या है, डीएनए के खंड है, डीएनए के खंड। दोनों में अंतर अगर पूछेगा क्या है, तो ये वृत्तीय या गोलाकार या सर्कुलर डीएनए था, ये रेखीय या लंबे आकार में पाया जाने वाला डीएनए। न्यूक्लियाइड जेनेटिक मटेरियल है, हमें पता नहीं था। जेनेटिक मटेरियल होता है किसका, बैक्टीरिया का या प्रोकैरियोटिक सेल का, ठीक है ना, यूकैरियोटिक सेल का नहीं। अब अगला एंजाइम क्या लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे और इसके नीचे, दोनों के नीचे डीएनए लाइगेज। उस दिन बताए थे डीएनए लाइगेज, इसको क्या कहेंगे, लाइगेज। तो लाइगेज एंजाइम की सहायता से क्या करते हो, दो डीएनए को आपस में क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। सर एक बार रिपीट कीजिए, अभी सारा हम रिपीट करेंगे। और इसको के अंदर भी क्या लिखोगे, लाइगेज, लाइगेज, या इसको भी हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं,
लाइगेज, पूरे को लिख सकते हो डीएनए लाइगेज, क्योंकि डीएनए को आपस में जोड़ रहे हो। अगर आरएनए को जोड़ते तो लिखते आरएनए लाइगेज। अब कह रहा है कि डीएनए को जब हम छोटे छोटे खंडों में काटे होंगे तो डीएनए के वह खंड जिसमें आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं उसे कहते हैं क्या? एक्सान। क्या कहते हैं? एक्सान, एक्सान। और जिसमें आनुवांशिक लक्षण नहीं पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं इंट्रान। इंट्रान मतलब डीएनए का वह खंड जिसमें कोई आनुवांशिक लक्षण हो तो डीएनए के उस खंड को कहेंगे क्या? एक्सान। और डीएनए के वह खंड जिसमें आनुवांशिक लक्षण या कोई भी लक्षण नहीं है उसे अब क्या कहेंगे? इंट्रान। तो मान लो डीएनए का ये वाला हो गया एक्सान। अभी हम सारी चीजें लिख देंगे कि एक्सान क्या है, इंट्रान क्या है। ये है इंट्रान, ठीक। अब डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से हम केवल एक्सान वाले खंडों को लेकर आपस में जोड़ देते हैं। और जोड़ने के लिए जिस एंजाइम का उपयोग हम लोग कर रहे हैं उस एंजाइम को क्या कहते हैं? डीएनए लाइगेज। जिससे क्या होगा? डीएनए के जो खंड हैं ये आपस में क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। तो वाइट वाला हिस्सा भी इसमें आके क्या होगा? यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो आधा हिस्सा इसका हुआ, आधा हिस्सा इसका हुआ। अब ये जो नया डीएनए बना है इस डीएनए को हम लोग कहेंगे हाइब्रिड डीएनए या कहेंगे संकर डीएनए। अब इसमें क्या हो गया? संकर डीएनए में, संकर डीएनए में जो जीवाणु था उस जीवाणु के शरीर में किसके लक्षण आ गए? इस पौधे वाले लक्षण आ गए, मतलब पौधे वाले जीन आ गए, ठीक है ना। सर आप हैंड रिटन नोट्स दीजिए, ठीक है, बिल्कुल लिख देंगे हम, ठीक है ना, दे देंगे। डीएनए के खंड को ओकाजाकी कहते हैं, ठीक है। डीएनए के जो छोटे छोटे खंड होते हैं उन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं, लेकिन वो डीएनए रिप्लिकेशन या डीएनए द्विगुणन की क्रिया के समय बनते हैं तब, और वो सिंगल स्टैंड में होते हैं। ये डबल स्टैंड की बात हो रही है। ये डबल स्टैंड खंडों को VNTR बोलते हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। उस चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, 5वें चैप्टर में। सवाल कैसे पूछेगा सर? ठीक है, उसको अभी हम समझा देंगे। अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा समझिए, एक बार हम रिवाइज करें, समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि बीटी फसल का पूरा नाम बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस फसल उसको कहते हो, ठीक है ना। कह रहा बीटी फसल के निर्माण के लिए किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। यदि हम मक्के के पौधे का बीटी फसल बनाते हैं तो सबसे पहले मक्के के पौधे से कोशिका को लेकर इससे डीएनए को अलग किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले पौधे की कोशिका भित्ति को नष्ट करने के लिए लाइसोजाइम तथा पौधे से डीएनए को अलग करने के लिए लिटिक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। जबकि जीवाणु की कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जिसके कारण जीवाणु की कोशिका से डीएनए को प्राप्त करने के लिए लिटिक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। प्राप्त डीएनए के खंडों को रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लिएज तथा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे खंडों में अलग किया जाता है। और डीएनए के वह खंड जिसमें आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं उसे कहते हैं एक्सान, और डीएनए के वह खंड जिसमें आनुवांशिक लक्षण नहीं पाए जाते हैं उसे कहते हैं इंट्रान। सर चैप्टर 8 का नोट कब आएगा? आ जाएगा, ठीक है ना, इंट्रान कहते हैं। अब डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से दोनों डीएनए के खंडों को जिनमें आनुवांशिक लक्षण होते हैं उन्हें आपस में जोड़कर हाइब्रिड डीएनए या संकर डीएनए का निर्माण किया जाता है। अब इसका क्या करोगे? जो बना है, तो ये जो हाइब्रिड डीएनए या संकर डीएनए बना था, इस डीएनए को फिर से दोबारा किसी एक जीवाणु के शरीर में क्या करते हो? रूपांतरित करते हो। इसके क्या कह रहे हो? हाइब्रिड डीएनए, या इसे हम क्या कह रहे हैं? संकर डीएनए। तो एक जीवाणु है जिसको हम लोग कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिएंसिस, ठीक है ना। क्या कहते हैं? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिएंसिस। तो उसके शरीर में इसको क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर को हम लोग लिखते हैं रूपांतरण। रूपांतरण की क्रिया द्वारा उस जीवाणु के शरीर में क्या करते हैं? इसको डाल देते हैं। और जिस जीवाणु के शरीर में हम लोग इसको डालेंगे उस जीवाणु का नाम क्या हो जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिएंस। अब इसमें इसका तो पहले से अपना क्या था? न्यूक्लियाइड था ही। अब बाकी सारी संरचनाएं हो रही हैं, पर इस जीवाणु का नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिएंसिस, ठीक है ना। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिएंसिस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिएंसिस। तो जिस जीवाणु से निकाले थे, किससे? बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस से, उसके शरीर में नहीं डाले, ठीक है ना। किस जीवाणु में डाले? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफिएंसिस। अब इस जीवाणु को किसी पौधे पे क्या कराओगे? संक्रमित कराओगे। किस पौधे पर? मक्के के, क्योंकि मक्के के पौधे का तना ऐसे रहेगा और उसका जड़ भी नीचे ऐसे निकला है,
तो रूपांतरित जड़ तो वैसे भी नहीं पाया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, ऐसे जो उसकी पत्तियां होंगी तो उन पत्तियों पर इसको क्या करोगे, इन्फेक्टेड या संक्रमण करा दोगे। तो होगा क्या, ये सबसे पहले पत्तियों को संक्रमित करेगा और पत्तियों को संक्रमित करने के पश्चात क्या करेगा, पत्ती की किसी एक कोशिका में चला जाएगा और कोशिका में जाकर उस कोशिका के डीएनए से क्या होगा, जुड़ जाएगा। अब जो लक्षण मक्के के पौधे में थे वो लक्षण पूरी तरीके से बदल जाएंगे, क्योंकि नया जीवाणु आया है, वो अपने लक्षण उसमें क्या करेगा, दिखाएगा, और प्रोलिफरेशन या प्रचुरोध भवन की क्रिया द्वारा संख्या में बढ़ेगा। फिर पौधे की एक कोशिका में, दो कोशिका के, तीन कोशिका में, चार कोशिका में, पांच कोशिका में, ऐसे सभी कोशिकाओं में धीरे धीरे क्या होगा, फैल जाएगा। इसलिए इस फसल को हम लोग बोलेंगे क्या, बीटी फसल। क्या बोलोगे, बीटी फसल या क्रॉप, ठीक है ना, इसको क्या बोलोगे, बीटी फसल, जिसको तैयार किए हो किससे, बैसिलस थ्योरिनजेंसिस से, ठीक है ना। सर लेट हो गया है तो जाहिर सी बात है आपको 1% नहीं समझ में आएगी आज की क्लास, ठीक है ना। सर समझ में नहीं आ रहा है स्नेहा सिंह जी, ठीक है, अभी आप लोग सिर्फ कमेंट को छोड़िए, मैं भी लिखना छोड़ रहा हूँ, मैं भी सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कीजिए कि मैंने पिछले लेक्चर में 5 एंजाइमों के बारे में बताया था, ठीक है ना। मिस राखी जी, रोशन जी, स्नेहा जी, ठीक है। अभी आप लोग कमेंट को छोड़िए, सिर्फ 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पहला एंजाइम लिखे थे हम लोग क्या, लाइसोजाइम। दूसरा एंजाइम लिखे थे हम लोग क्या, लिटिक। तीसरा एंजाइम लिखे थे हम लोग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। चौथा एंजाइम लिखे थे हम लोग क्या, डीएनए लाइगेज। और पांचवा एंजाइम हम लोग लिखे थे क्या, क्लोरेम्फेनिकाल। कुमकुम कुमारी गुप्ता जी, हैप्पी बर्थडे आपको, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले लिखा था कौन सा, लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम एंजाइम की सहायता से कोशिका भित्ति को नष्ट किया जाता है। लिटिक एंजाइम की सहायता से कोशिका से डीएनए को अलग किया जाता है। मतलब मेरे शरीर से डीएनए अलग करना होगा कोशिका से, तो लिटिक एंजाइम का उपयोग करोगे। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की सहायता से डीएनए को छोटे छोटे खंडों में काटा जाता है, और जबकि डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से डीएनए को क्या किया जाता है, आपस में जोड़ा जाता है। और क्लोरेम्फेनिकाल एंजाइम जो पांचवा था, उसकी सहायता से हम डीएनए को संख्या में प्रचुरोध भवन की क्रिया के द्वारा क्या करते थे, संख्या में बढ़ाते थे। जी गुरुजी, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। तो 5 पढ़े थे। तो यहाँ पे हम लोग जिस एंजाइम का उपयोग कर रहे हैं पौधों को संक्रमण की क्रिया से बचाने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं क्या, क्लोरेम्फेनिकाल। क्लोरेम्फेनिकाल, इसको क्या पढ़ रहे हो, क्लोरेम्फेनिकाल, ठीक, क्लोरेम्फेनिकाल। इसकी सहायता से क्या होता है, प्रचुरोध भवन। और प्रचुरोध भवन में क्या होता है, जीवाणु हो या विषाणु हो, वो संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। 5। सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सत्यमेव कुमार जी, चुपचाप सुनने पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, बाकी चीज़ों पे ध्यान मत दीजिए। जब आप एकदम मान के बैठ जाएंगे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो थोड़ा सा एफर्ट डालिए अपनी तरफ से, अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालिए कि जो छोटी छोटी चीज़ें आसानी से पढ़ के आप तैयार कर चुके हैं, जिससे आपको कोई नंबर बढ़िया नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो एग्जाम में देखो, सारे बिहार में टॉपिक सेम है, सिलेबस सेम है, पर क्या कारण है कि कोई बच्चा टॉपर निकलता है, कोई बच्चा टॉपर नहीं निकलता है, तो वो डिपेंड करता है लिखने के तरीके पे, या टीचर के पढ़ाए गए नोट्स पे, या उसके बताए गए तरीके पे। तो अगर आप कुछ अच्छा नहीं लिखेंगे या कुछ अलग नहीं लिखेंगे, तो सारे क्या होगा, नंबर कॉमन हो जाएंगे, आप अच्छे नंबर नहीं ला सकते। जैसे कह रहा है कि चाहे कोई बच्चा जहानाबाद में पढ़ रहा होगा, चाहे बिहार के 38 जिलों में से कहीं पढ़ रहा होगा, पढ़ने का तरीका सेम होगा, टॉपिक सेम होगा, टीचर पढ़ा भी वही रहा होगा, पर दिक्कत यह है कि आप उसको किस तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि आंसर तो सबको सेम ही लिखना है, क्वेश्चन पेपर सबका सेम ही आना है, ठीक है ना। ठीक है, तो उस बात पे आप ध्यान दीजिए, किस चुपचाप सुनने पे ध्यान दीजिए, बाकी चीजें बाद में देखा जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बीटी फसल के निर्माण की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो सचित्र वर्णन में आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने अभी बनाया है वैसे बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या, चुपचाप सुनिए, देखिए हम लोग लिखेंगे क्या कि बीटी फसल के निर्माण के लिए बैसिलस थ्योरिनजेंसिस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जिसके शरीर से डीएनए को प्राप्त करने के लिए इसे लिटिक एंजाइम की सहायता से अलग किया जाता है, जिससे जीवाणु का प्लाज्मिड तथा न्यूक्लियाइड प्राप्त होता है। यह क्रिया समान रूप से किसी पौधे जैसे मक्के के शरीर में भी की जाती है, जिसके कारण मक्के की कोशिका से कोशिका भित्ति को अलग करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का उपयोग किया जाता है। सर आप पढ़ाई सब आ रहा है, ठीक है। लाइसोजाइम एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जिससे कोशिका से डीएनए को अलग करने के लिए लिटिक एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण मक्के का तथा जीवाणु का जीनोम या आनुवांशिक पदार्थ प्राप्त होता है। जीवाणु के जीनोम या प्लाज्मिड को प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे खंडों में काट लिया जाता है, और डीएनए के वह खंड जिसमें आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं उसे एक्सान, और जिसमें नहीं पाए जाते हैं उसे इंट्रान कहते हैं। यह क्रिया पौधे की कोशिका में भी समान रूप से की जाती है, जिसके पश्चात केवल एक्सान वाले खंडों को
लाइगेज एंजाइम की सहायता से आपस में जोड़कर हाइब्रिड डीएनए या संकर डीएनए का निर्माण किया जाता है। इस संकर डीएनए को पुनः रूपांतरण की क्रिया द्वारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंस नामक जीवाणु में रूपांतरित किया जाता है, जिससे यह पौधे को संक्रमित करके क्लोरेम्फेनिकल एंजाइम की उपस्थिति में प्रचुरोद भवन की क्रिया के द्वारा पौधे को संक्रमित करता है और इस क्रिया से बने पौधे को बीटी क्रॉप या बीटी फसल कहते हैं। सर समझ में आ रहा है सर? अब सब समझ में आ गया। सत्यमेव कुमार जी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझ रहा हूँ, ठीक है ना? सत्यमेव जी सर, ठीक है, चलो सर मेरा कमेंट नहीं जा रहा है, रितिका जी आ रहा है। यहाँ तक ये बताओ कि अगर 70% बच्चों ने भी लिखा यस सर समझ में आ रहा है तो मैं समझ लूंगा कि समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है? सर समझ में आ गया, ठीक है, जल्दी लिखो। बुक कब आएगा? मैं उसमें फिगर ऐड कर रहा हूँ हाथ से बना के, जैसे ये बनाया बेटी फसल के लिए वैसे ही उसके बाद, ठीक है ना? सर समझ में आ गया। सर नोट्स कहाँ से मिलेगा? मिल जाएगा, जल्दी ही बता दिया जाएगा, ठीक है ना? यस सर, ठीक है सर, समझ में आ रहा है सर, यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है। अब बताओ जल्दी से, इतनी बातें समझ में आ गई? समझ गए सर, समझ गए सर। सर एक बार और, ठीक है सर, आज बिहार बंद है, इस बारे में मुझे नहीं पता। समझ में आ रहा है सर? एक डाउट है, ठीक है नेहा कुमारी जी, डाउट को लिखिए। समझ में आ गया, चलिए मैक्सिमम बच्चों को यही लिख रहा लग रहा है कि समझ में आ गया। तो किस तरीके से बेटी फसल का निर्माण करोगे ये बात आप लोग समझ जाओगे अच्छे से। तो थियरी देखो मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा है, तो उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि टाइम अभी उसी में चला जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास 20 मिनट है, अभी कुछ चीज़ें और छोटी छोटी आप लोगों को समझानी है। क्लियर है सर? क्लियर है सर। मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, आप लोग उसको वीडियो को रोक रोक के आराम से धीरे से लिख लीजिएगा, ठीक है ना? ठीक है, परिभाषा लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, चलो ठीक है मान ले रहे हैं भाई, एक लेक्चर और चला जाएगा, क्या दिक्कत होगा? चलो लिखो, लिखना है तो लिखोगे कैसे? लिखो, बीटी फसल के निर्माण के लिए बीटी क्रॉप के निर्माण के लिए बैसिलस थ्यूरिनजेंसिस, बैसिलस थ्यूरिनजेनेसिस, हिंदी हम फिगर बनाते वक्त लिख दिए हैं, तो वहां से क्या करिएगा आप लोग लिख लीजिएगा। और जब भी किसी जीवाणु या विषाणु का नाम लिखिए उसको अंडरलाइन जरूर कीजिए। हो गया? नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जीवाणु का उपयोग, जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जीवाणु का उपयोग किया, उपयोग लिख दिए थे, हाँ, किया जाता है। उसी में लिखोगे जीवाणु के शरीर से डीएनए को प्राप्त करने के लिए लिटिक एंजाइम का उपयोग किया जाता है, लिटिक एंजाइम, ठीक है, साथ में लिखते चलिए आप, ठीक है ना? लिटिक एंजाइम का उपयोग किया जाता है, का उपयोग किया जाता है, किया जाता है, जिससे जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है, आ जाता है। ठीक, यहाँ तक ठीक है सर, समझ में आ गया? एक बार रिपीट कर देंगे अभी, ठीक है ना? उसी में आगे फिर लिखो क्या, यह क्रिया समान रूप से पौधे की कोशिका में भी की जाती है, जिसमें पौधे की कोशिका के कोशिका भित्ति को अलग करने के लिए
अलग करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का उपयोग किया जाता है। लाइसोजाइम एंजाइम का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। जबकि डीएनए को प्राप्त करने के लिए लिटिक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। लिटिक एंजाइम का उपयोग किया जाता है। ठीक, यहां तक बातें समझ में आ गई सर जी? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है सर, एरोप्लेन लैंड कर रहा है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, वो लिखते लिखते टेढ़ा हो जाता है यार। चलो ठीक है, उनको सीधा कर दे रहा। वो होता है ऐसे ही है। तो अभी खुश हो? सीधा हो गया? लो, खुश हो गया अब इतने में। तो नीचे वाला भी कर दे रहा। ठीक है ना? तो समझ में आ जाता है फिर भी तुम लोग इसको। कहाँ गया भाई? चलो टाइम लॉस हो रहा है इसमें। समझ में तो आता ही है ना, क्या दिक्कत है? लो, सीधा हो गया, खुश हो गए। इतने में क्या दिक्कत हो जा रही है तुमको? ठीक है ना? अब पौधे की कोशिका से, जंतु की कोशिका से डीएनए अलग हो गया। अब हमको क्या करना है? इस डीएनए को छोटे छोटे खंडों में क्या करना है? काटना है। तो लिखोगे क्या? प्राप्त डीएनए को प्रतिबंधन एंजाइम की सहायता से एक्सान तथा इंट्रान के खंडों में विभक्त किया जाता है। के खंडों में विभक्त किया जाता है। जिसके पश्चात क्या लिखोगे? जिसके पश्चात, ये जानबूझ के हम कलर अलग कर ले रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि स्टेप बाय स्टेप कैसे हो रहा है। सर जबकि गलत लिखे हैं। अच्छा चलो ठीक है, उसको सही कर लेंगे। जिसके पश्चात केवल एक्सान है, सॉरी, हाँ एक्सान है ये, यहाँ पे भी वही होगा। ठीक है ना? केवल एक्सान वाले खंडों को आपस में जोड़कर संकर डीएनए का निर्माण किया जाता है। संकर डीएनए का निर्माण किया जाता है। ठीक है ना? अब क्या करोगे? जब पीडीएफ से पढ़ाते हैं तो कहते हो कि समझ में नहीं आ रहा, आप कह रहे हो कि पीडीएफ से पढ़ाइए। निर्माण किया जाता है। फिर अगले स्टेप में क्या लिखोगे? चलो उसको भी यूज कर लिया करेंगे। ठीक है ना? आंसर पीडीएफ में लिख के ले आया करेंगे, समझाने के बाद सीधे दिखा दिया करेंगे। ठीक है ना? डीएनए का निर्माण किया जाता है। आगे लिखो संकर डीएनए को, चलो ठीक है आज इसको फॉलो कर लो। संकर डीएनए को क्या करते हो? रूपांतरण की क्रिया द्वारा
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंस, साथ में लिखते चलो, ट्यूमिफियंस, ट्यूमिफियंस हो गया। में रूपांतरित किया जाता है, में रूपांतरित किया जाता है, किया जाता है, जिसे पौधे पर, जिसे पौधे पर संक्रमित कराया जाता है, संक्रमित कराया जाता है, कराया जाता है। आगे फिर लिखोगे, जिसके कारण यह जीवाणु, जिसके कारण यह जीवाणु, क्या करोगे, क्लोरैम्फेनिकॉल, क्लोरैम्फेनिकॉल, क्लोरैम्फेनिकॉल एंजाइम की उपस्थिति में, की उपस्थिति में संख्या में, संख्या में वृद्धि करता है, संख्या में वृद्धि करता है, वृद्धि करता है, जिससे, जिससे बीटी फसल का निर्माण होता है, जिससे बीटी फसल का निर्माण होता है, निर्माण होता है। जैसे, जैसे बीटी मक्का, बीटी गेहूं, बीटी धान, बीटी तंबाकू, बीटी आलू, एक्सेट्रा आदि कर लो। इतनी चीजें तुमको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है ना, ऐसे क्रम से, तब जाके तो तुम्हारा सचित्र वर्णन जाके पूरा होगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें अभी बताओ समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया सर, मजा आ गया जी सर। सर ये लोग कभी भी संतुष्टि नहीं होता है, बस मौज ले रहे हैं, नहीं ठीक है, पढ़ रहे हैं सब, ठीक है ना, ऐसा नहीं कहते, ठीक है। चलो, व्हाट इज यूज फॉर दिस, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जैसे जैसे देखो पृथ्वी पर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, खेती की जमीनें कम होती जा रही हैं, तो उत्पादन दर में वृद्धि लाने के लिए ये सब किया जाएगा, ठीक है ना, ताकि पैदावार बढ़ जाए। सर मेरा एक डाउट है, क्लियर कीजिए सर, प्लीज रिप्लाई मी। प्रीति यादव जी डाउट लिखिए, ठीक है ना। चलो आज इसको यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि अभी दूसरा हेडिंग स्टार्ट करेंगे तो बीच में ही रह जाएगा, उसको अगली क्लास में देख लिया जाएगा। सर समझ में आ गया, मैं इसको एक बार रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। नहीं सर, लिख कर ही पढ़ाइएगा प्लीज, ठीक है, लिख कर ही पढ़ाएं। केमिस्ट्री की क्लास हो सकती है 23 तारीख से चले। सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, यू आर द बेस्ट सर। नहीं, मेरे से भी बेस्ट पढ़े होंगे, ठीक है ना, मुझे बस बेस्ट बनने दो। सर आप पहले ऑफलाइन क्लास पढ़ाते थे या ऑनलाइन, दोनों, ठीक है ना। चलो ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर, सब समझ में आ गया, सब समझ में आया। एक बार मैं इसको रिवाइज कर रहा हूँ, चुपचाप सुनना, ठीक है ना, कमेंट पे ध्यान कम दो, ठीक। सबसे पहले पूछेगा क्या, क्वेश्चन में लिखेगा बीटी फसल के निर्माण की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। तो जितना फिगर बनाए हो, जितना लिखे हो, उतना लिखोगे, तब जाके वो तुम्हें 4 नंबर या 5 नंबर जो भी क्वेश्चन होगा उतना देगा। तो सबसे पहले क्या करोगे, बीटी फसल के निर्माण के लिए बैसिलस थ्यूरिनजेसिस नामक जीवाणु को लिया जाता है, जिससे डीएनए को प्राप्त करने के लिए इसमें लेक्टिक एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जिससे जीवाणु का जीनोम या आनुवांशिक पदार्थ, प्लाज्मिड या न्यूक्लियाइड बाहर आ जाता है। यह क्रिया समान रूप से किसी पौधे जैसे मक्के की कोशिका में भी की जाती है, लेकिन मक्के की पौधे से कोशिका भित्ति को अलग करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम का उपयोग किया जाता है, जिसके पश्चात लिटिक एंजाइम की सहायता से पौधे की कोशिका से भी कोशिका के डीएनए को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है।
आगे फिर लिखो प्लाज्मिड तथा मक्के के पौधे के डीएनए को रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस तथा रिस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से छोटे छोटे खंडों में क्या किया जाता है, विभक्त किया जाता है, जिसके पश्चात यह छोटे छोटे खंड एक्सान तथा इंट्रान के खंड में विभाजित हो जाते हैं। एक्सान डीएनए के वह खंड होते हैं जिनमें आनुवांशिक लक्षण पाए जाते हैं, जबकि इंट्रान डीएनए के वह खंड होते हैं जिनमें आनुवांशिक लक्षण नहीं पाए जाते। तो जिसमें नहीं पाए जाते हैं उसको ऑलरेडी हम नहीं जोड़ेंगे, तो केवल एक्सान वाले खंडों को डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से आपस में जोड़कर हाइब्रिड डीएनए का निर्माण किया जाता है, जिसे रूपांतरण की क्रिया द्वारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफियंस नामक जीवाणु में रूपांतरित किया जाता है, और यह किसी पौधे में जाकर संक्रमण को फैलाने की क्रिया करता है, और जिसके लिए क्लोरेम्फेनिकॉल एंजाइम की आवश्यकता होती है। इस एंजाइम की सहायता से यह प्रतिरोध भवन की क्रिया के द्वारा संख्या में क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, और बीटी फसल के निर्माण में सहायता प्रदान करते हैं। तो ये होगी उसकी थियरी, ठीक है ना। ये पूरी तरीके से अच्छे से समझ ले सकते हो, ठीक है ना। संख्या में वृद्धि करते हैं जिससे बीटी फसल का निर्माण होता है, और वृद्धि करने को क्या कहते हो, प्रोलिफरेशन या प्रचुरोध भवन, ठीक है। सबसे पहले ये लिखो, बेटी फसल खाने लायक है या नहीं, खाते हो तुम उसको। धान की जब रोपाई होती है, देखते हो जब वो धान का बीज खरीद के ले आते हो तो उस पर ये लिखा रहता है, कहाँ गया, लिखा रहता है संकर धान या संकर बीज, तो वो भी अलग अलग प्रजातियों को मिला के बनाया गया होगा ताकि प्रोडक्शन बढ़ जाए, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। चलो ठीक है, एक बार बताओ सर मेरा कमेंट नहीं जा रहा है क्या। शिवम जी आ रहा है, क्वेश्चन लिखिए, सर मेरा नाम लीजिए, क्वेश्चन मार्क है। कोमल जी आपने शायद लिखा है, सर लिख लिख कर पढ़ाइएगा, बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो आप पूछेगा तो बना लोगे, लिख लोगे, ऐसा नहीं चाहिए, तो मुझे लग रहा है याद ही हो गया होगा। यस सर, ठीक है सर, ये चैप्टर इतना जल्दी खत्म हो जाएगा क्या, ठीक है, 2 लेक्चर और, अब जो छूटा है उसको अगले लेक्चर में और उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ठीक। चलिए समझ में आ गया। यस सर, सर का क्लास नहीं है, नहीं कल कोई क्लास नहीं है आई थिंक, ठीक है ना। सर की क्लास शाम को ऑनलाइन होगी तो प्रिंसिपल बता ही देंगे, ठीक है। यस सर, ओके सर, समझ में आ गया, ठीक है। क्लास को यहीं बंद किया जाए आज 2-4 मिनट पहले ही, क्योंकि बीच में क्लास को स्टार्ट करना सही नहीं होगा, टॉपिक वैसे भी छूट जाएगा। सर आप फिगर बनाकर समझाते हैं, बिल्कुल यही सही तरीका है पढ़ने का, ठीक है शिवम जी, थैंक यू, ठीक है। चुलबुल कुमारी जी, नाइस क्लास, थैंक यू सर। पीडीएफ से पढ़ाइए, टाइम बचेगा, आधे लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना बच्चा। थैंक यू सर, बेस्ट क्लास रहा आज का, ठीक है। तो चलो क्लास को यहीं खत्म करते हैं, उसके बाद फिर कल से फिर से स्टार्ट करेंगे या परसों से, ठीक है ना। सर क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्वेश्चन पूछेगा बेटी फसल के निर्माण की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन करें। ये सब फिगर हो जाएंगे, और फिगर बनने के बाद ये सब थियरी और लेक्चर हो जाएगा, ठीक है ना। सर आप हमारा नाम नहीं बोलते हैं, कोमल या ऐसे कुछ था, ठीक। चलो क्लास में ही खत्म किया जाए, चलो ठीक है। हेलो बच्चा पार्टी, मैं अभिषेक एसपी सर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टारगेट बोर्ड। एक बार दोबारा आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। गुड आफ्टरनून सभी को मेरी तरफ से। टाइम हो गया है जल्दी, हाँ थोड़ा दिक्कतें हैं इधर, 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि जो बच्चे क्लास को लगाते हैं वो घर गए हुए हैं, रक्षाबंधन उनके लिए भी है, खाली आपके लिए नहीं है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को थोड़ा सा कष्ट होगा, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर करिए 1-2 दिन के लिए। तो क्लास को एक ही बच्चा आया, वही घूम घूम के सारे स्टूडियो में क्लास लगा रहा है, तो थोड़ा बहुत लेट हो जा रहा है, ठीक है ना। चलिए गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलिए आज बिना ज़्यादा बात किए हुए सीधे क्लास पे आते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले एक चीज़ लिख दीजिए, पिछले क्लास के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि पिछली क्लास आपको कैसा लगा, उसके बाद हम धीरे आराम से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। नमस्ते सभी को मेरी तरफ से। हाँ कल छुट्टी रहेगी, कल हो सकती है सारी क्लास बंद रहे, सर आपको इन्फॉर्म कर देंगे या कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो एक बार आपको सूचना जाएगी ज़रूर। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, कल प्रिंस सर ने सबको गाइड किया कि सर आप लोग एक डेट डिसाइड कीजिए जिसपे आप लोग ये बता पाएँ कि आप लोग अपना सिलेबस उस डेट पर ख़त्म कर देंगे। तो सारे चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर कितने दिनों में या कितने लेक्चर में खत्म होंगे, ये सारी चीज़ें लिख के प्रिंस सर को दे दी गई हैं। मैंने भी दे दिया है, आनंद सर भी दे दिया है, केमिस्ट्री वाले जो सर आए हैं उन्होंने भी बना के दे दिया है, और वो तो क्लास अपना कल से लेंगे या शायद आज से लेंगे, मुझे कुछ क्लियर नहीं है। और बाकी मैथ वाले क्लास सब सारे टीचर मिलके उन्होंने बना के प्रिंस सर को दे दिया है, बस उसको टाइप होके आपके ग्रुप में जाना बाकी है, ठीक है ना। सर लास्ट क्लास सब क्लियर है, सब कॉन्सेप्ट ठीक है। तो जैसे मैंने उसको समझाया था कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आंसर कैसे लिखना है, फिगर क्या बनाना है, इस बात को, ठीक है ना। तो आज हो सकता है ये आपकी आखिरी लेक्चर हो, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए। लेकिन अगर कुछ चीज़ें बची रह गई जो कि मैं आपका जब वो पेपर एनालिसिस करूंगा, तो अगर कुछ 1-2 वर्ड ऐसे होंगे जिसके बारे में हम लोग नहीं पढ़े होंगे, तो उसको एक लेक्चर और लेके हम आएंगे, ठीक है ना। तो 15 अक्टूबर तक मैंने डेट दिया है सर को कि मैं क्लास को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा, और ऐसे ही लगभग 2-4 दिन के आसपास सभी टीचरों के डेट हैं। तो मान लो 2-4 दिन छुट्टियां जब बढ़ेंगी, दिवाली की या छठ की, ये सब चीज़ों की, दशहरे की, तो हो सकता है 1-2 दिन सबकी इधर उधर फ्लक्चुएट हो जाए क्लास, पर टाइम से खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। चलो अब बिना किसी देरी के क्लास को शुरू किया जाए, ठीक जी गुरु जी। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था किसको बारे में, कोई बताएगा मुझे,
जैव क्या था, कोई बताओ जरा। गोबर गैस या बायोगैस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो, उसमें 3 गैस कौन कौन सी मुख्य थी। सर 4 घंटा 6 घंटा वाला पढ़ाई का स्ट्रेटजी बताइए। अगर तुमको हिचकी क्यों आ रही है, अगर तुमको पढ़ना होगा ना तो तुम खुद बैठ के पढ़ोगे, किसी के कहने से कोई मोटिवेट नहीं होता। जी हाँ, बायोगैस को पढ़ा गया था। जब तक तुम खुद अपने आप को मोटिवेट नहीं करोगे तब तक तुम किसी के मोटिवेशन से खुद मोटिवेट नहीं हो सकते। एक दिन रहोगे मोटिवेट, 2 दिन में रहोगे, जब अपने अंदर से मोटिवेशन आएगा तुम्हारे अंदर तो तुम खुद मोटिवेट होकर उसको पढ़ोगे। कितने दिन खुद से भागोगे, एक दिन तो पढ़ना ही है। जिंदगी ने सिर्फ एक काम दिया है अभी, पढ़ाई, तो उसे भी ढंग से ना किया जाए तो जाहिर सी बात है वो गलती है आपकी। तो सबसे पहला काम है पढ़ना, बाकी तो जब शादी ब्याह होगा, बच्चे होंगे, जिम्मेदारियां आएंगी, परिवार संभालना पड़ेगा, तब कहाँ भागोगे, ठीक है ना। तो फिलहाल अभी एक ही काम है। हाँ, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। सर जी क्लास नहीं लिए थे, ठीक है। आज की क्लास देखने के बाद बैकलॉग क्लियर करो और पीछे की क्लास को देखो, ठीक है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, जिसमें सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम करेंगे कीटनाशक के उपयोग में, पीटी फसल के निर्माण में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, मृत पौधों के अपघटन में, और ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे